आज अगर मैं 2025 में बात करूँ तो जॉब्स मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है और मुझे जो उसका मेजर रीज़न फ़ील होता है वो ये है कि व्हेन आई डिड माय इंटर्नशिप व्हेन आई डिड माय ग्रेजुएशन हमें वो इंटर्नशिप बहुत प्रैक्टिकल और ऑन ग्राउंड एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट पे काम करने दिया जाता था। तो डिस्कनेक्ट विच आई फील nowadays is that So you've been to tech summits across the world. So I'd like to ask that which city or country inspires you the most and why? ऐसे कोई स्पेसिफिक एक कंट्री या एक सिटी का नहीं बोल सकते, बट इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया में कौन सा सबसे बेस्ट टेक समिट अभी तक मैंने देखा है तो दैट वुड डेफिनेटली बी बैंगलोर टेक समिट। So what are the top 3 skills you think a student should have while or planning going to abroad before stepping into the real world? आजकल जो मुझे ये दिखता है कि जो एक्चुअल इंटर्नशिप वो कंपनी देना चाह रही है उन्हें वो इंटर्न भी नहीं मिल पा रहा और इंटर्न को जो स्किल सेट की एग्जैक्ट कंपनी चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिल पा रही। If someone gave you a time machine, then क्या आप अपने कॉलेज डेज में वापस जाएंगे या फिर you would like to see what Indore would look like into 2050? Hey everyone, welcome back to the series of podcasts where we bring people who actually believe that education is more than just a degree. Today's guest is someone who perfectly blends technology, leadership, and public service. I would like you all to meet Mr. Bharat Udawat. He's a senior consultant at Deloitte USA, the chairperson of Indore EX, and the IT advisor to Indore Municipal Corporation, helping transform how cities serve their citizens through digital innovation. आज हम बात करेंगे ग्लोबल एक्सपोजर, एजुकेशन एंड हाउ टेक कैन क्रिएट मैसिव लोकल इम्पैक्ट and how students dreaming of studying abroad can shape the future just like Bharat has. So I welcome you, Bharat. Thank you, Vanshika and Admigo, for inviting me for this wonderful podcast. I am grateful that you guys invited me over this wonderful conversation. I hope I'll be able to justify that. You definitely will. Okay, so I'll start with the icebreaker questions first. Okay, so the first question would be that if someone gave you a time machine, then क्या आप अपने college days में वापस जाएंगे या फिर you would like to see what Indore would look like into 2050? ये तो पहला ही क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग पूछ लिया है। Although I graduated and post graduated from NMIMS Mumbai, तो वो कॉलेज ऐसा है जो कौन ही वापस नहीं जाना चाहेगा। हर कोई अपने कॉलेज में जाना चाहता है, पर NMIMS तो हमेशा सभी के लिए करीब रहेगा। बाकी आई वुड डेफिनेटली वांट टू गो एंड सी 2050 में कैसा दिखता है इंदौर, क्योंकि हम सब उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इंदौर को नंबर 1 लाएँ सफाई में, तो देखते हैं 2050 तक और क्या क्या एडवांसमेंट्स होते हैं। Okay. So you've been to tech summits across the world. So I'd like to ask that which city or country inspires you the most and why? ऐसे कोई स्पेसिफिक एक कंट्री या एक सिटी का नहीं बोल सकते, बट इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया में कौन सा सबसे बेस्ट टेक समिट अभी तक मैंने देखा है तो दैट वुड डेफिनेटली बी बैंगलोर टेक समिट। बैंगलुरु टेक समिट काफ़ी एक्सपोजर देता है स्टार्टअप्स को, नए स्टूडेंट्स को, नए आइडियाज़ को। दैट्स अ यूनिक पर्सपेक्टिव। बट इफ़ वी टॉक अबाउट हाउ ग्लोबल टेक समिट्स वर्क, then I would say Japan has been the most insightful place. Especially Osaka 2025 Expo was wonderful. काफ़ी कुछ टेक का वहाँ देखने मिला था। I've been to Russia as well for Global Digital Forum. वो भी काफ़ी एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि रशिया को हम काफ़ी रिलेट नहीं करते हैं टेक या ग्लोबल AI के पर्सपेक्टिव में, तो वो एक काफ़ी आई ओपनिंग एक्सपोजर था मेरे लिए। So you're bringing AI and digital tools into the governance. So what inspired that? What inspired you to do so? So nowadays AI has become a buzzword. You might have heard सभी जगह बोल रहे हैं AI, but एक्चुअल में AI होता क्या है? तो we specifically thought हम ये buzzword की तरह यूज़ ना करें,
हम एक्चुअली इसको ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो आज हम देखते हैं दैट इज़ द व्हाट्सएप चैटबॉट ऑफ आवर 311 इंदौर 311 हेल्पलाइन. वी हैव ट्रांसफॉर्म जो हमारा एक लेगेसी ट्रेडिशनल मोबाइल ऐप होता था जो आप कोई भी एंड्रॉयड या iOS पे चलाते हो, उसकी जगह हम इसे व्हाट्सएप पे ले आए हैं, जिसमें हमने कोशिश करी है AI और व्हाट्सएप की डिजिटल टूल्स की मदद से, मेटा के टूल्स की मदद से, कि रिड्यूस कर सके हम कोई भी यूज़र इनपुट. साथ ही साथ अगर कोई अंडर प्रिविलेज्ड है या कोई इतना टेक फ्रेंडली नहीं है, तो कैसे वो इन सर्विसेज का यूज़ कर पाए, इसके लिए हमने ये व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च करा है. और जल्दी ही इंदौर का यूनिफाइड पोर्टल आने वाला है, जिसमें सारी जो हमारी IMC की डिजिटल सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं हम इंदौर के सभी लोगों को उनके फिंगर टिप्स पे पहुंचाने का काम करेंगे. That's really nice. I mean, the chatbot thing is implemented already. Yes, and I can say that it was launched on 14th of August by our honorable Chief Minister sir, and हमें उसी दिन से रोज़ करीबन 400-500 कंप्लेंट्स जो पहले 311 ऐप पे आती थी वो इस पे शिफ्ट हो गई है, क्योंकि व्हाट्सएप चलाना, सिर्फ ऑप्शंस को क्लिक करके अपनी बातें नगर निगम तक और संबंधित लोगों तक पहुंचाना सभी के लिए बहुत आसान हो गया है. इसमें हमने AI का ऐसे भी इस्तेमाल करा है, अगर हम कोई भी कंप्लेन रजिस्टर कर रहे हैं तो हम उसकी करंट लोकेशन भी मांग रहे हैं, हम साथ ही साथ उससे उसकी जो संबंधित समस्या है वी वांट देम टू अपलोड अ पिक्चर, ताकि हम उसे बैकएंड पे वेरीफाई भी कर पाएँ कि ये एक्चुअल कंप्लेंट है, ना ही कोई बोगस या फॉल्स कंप्लेंट है. तो उससे हमें काफ़ी कुछ इसमें भी मदद मिली कि हमारी जो फॉल्स कंप्लेंट्स भी हो जाती है, जैसे बहुत बार होता है कि कहीं गलत भी डल गई, कोई अलग जगह की है कहीं और डल गई, तो वो भी कम हो गई, क्योंकि अब हम करंट लोकेशन व्हाट्सएप से ही पिक कर रहे हैं. और क्योंकि हम फ़ोटो को हमारे AI से वैलिडेट कर रहे हैं, तो हमें एक लेजिटिमेट जो कंप्लेंट है उसका भी डेटाबेस हमारे पास क्रिएट होते जा रहे हैं. That's nice. Hanji, so for the young students, especially the tech aspects, so obviously being in the AI, you already have bundle of knowledge, right? So आपको लगता है कि उन्हें internships मिलना easy है, या फिर what importance do you think it has in terms of internships for the tech aspirants? आज अगर मैं 2025 में बात करूं तो जॉब्स मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है, और मुझे जो उसका मेजर रीज़न फील होता है वो ये है कि व्हेन आई डिड माई इंटर्नशिप्स, व्हेन आई डिड माई ग्रेजुएशन, हमें वो इंटर्नशिप्स बहुत प्रैक्टिकल और ऑन ग्राउंड एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट पे काम करने दिया जाता था. रियल लाइफ में क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पे हमें काम करने दिया जाता था. तो द डिस्कनेक्ट विच आई फील nowadays is that people don't do the actual internships which they intend to, or maybe they don't get that. So with that thought only हमने लास्ट ईयर मार्च में इंटर्नएक्स करा था, जिसमें हमारा टारगेट था कि हम अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दें. तो मुझे एडमिवो के सपोर्ट से भी सभी बच्चों को जिनका काउंट हमने 2000 ही नहीं करीबन 3100 क्रॉस करा था, उनको हम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के इंटरव्यू प्रोवाइड कर पाए. और ऑन एन एवरेज हर एक बच्चे ने 3 या 4 कंपनियों में इंटरव्यू दे के अपना लक ट्राई कर अपने स्किल सेट्स बेटर करी, और अप्रॉक्सीमेटली 500 स्टूडेंट्स को उससे इंटर्नशिप भी मिली. कुछ लोगों को फाइनल अपने प्लेसमेंट भी वहीं से मिला. तो मैं ये कहूँगा कि इंटर्नशिप्स काफ़ी ज़रूरी होती है, कैसे एक स्टूडेंट का करियर शेप हो. मैंने मेरे बीटेक में भी इंटर्नशिप करी थी, MBA में भी इंटर्नशिप करी, जो कहीं ना कहीं जब मैं डेलॉयट गया, डेलॉयट के इंटरव्यू में मुझसे इंटर्नशिप के बारे में काफ़ी कुछ पूछा गया. और मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं उन्हीं इंटर्नशिप्स ने मुझे ये जॉब दिलाने में मदद करी.
तो डेफिनेटली नॉट जस्ट रिलेटेड टू टेक, बट अगर नॉन टेक भी हैं तो इंटर्नशिप्स काफ़ी रिलीजियसली करे, काफ़ी डेडिकेटेड होके करे, और उसी को अपना जो आगे आने वाला करियर है उसका एक लॉन्च पैड की तरह उसको ले। Okay. But then the idea of actual internships, I mean, if I talk about the students being in HR, so if I talk about the Gen Z students, so they do not mainly have that particular idea that I need to be settled, I need to work very religiously. तो वो उन्हें इतना नहीं समझ आता है कि हाँ दिस इज़ द कंपनी और मुझे उसके लिए ही काम करना है. मतलब दे हैव इमेंस बहानास टू गिव यू कि my dog is sick, that is why I need to take a leave and I need to leave right now. That is the reason one of my intern has given me being a Gen Z. How do you think that can be helpful being an intern to them? तो मैं इसका जो मुझे एक रीज़न दिखता है क्लियरली, ये होता है कि इंटर्नशिप्स जब आपके या मेरे इंटर्नशिप का टाइम था, तब हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, बट ये होता था कि हमें जो हमारी पसंद की कंपनी, जो हमारे स्किल सेट बेस्ड कंपनी, हमें वो मिल जाती थी. आजकल जो मुझे ये दिखता है कि जो एक्चुअल इंटर्नशिप वो कंपनी देना चाह रही है, उन्हें वो इंटर्न भी नहीं मिल पा रहा, और इंटर्न को जो स्किल सेट की एग्जैक्ट कंपनी चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिल पा रही. Because they themselves are unable to identify their Yes. skill set. तो हमने जब इंटर्न एक्स भी करा था, हमने इस चीज़ को काफ़ी इन डेप्थ समझा भी. हमने एक स्किल असेसमेंट भी रखा था जो उनकी प्री स्क्रीनिंग के टाइम भी काम आया, और इवन स्टूडेंट्स को ही नहीं, इवन कंपनीज़ को एक बेस्ट पॉसिबल मैच वो कैसे सिलेक्ट कर पाए, कौन सी कंपनी उनके आगे करियर के लिए बेहतर है, कौन सी कंपनी उनके करियर को बहुत ग्रेजुअली एक्सपोनेंशियली बूस्ट कर पाए, ये देखते हुए हमने सब करा. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक स्टूडेंट को उसकी पसंद की कंपनी मिल जाती है या उसके पसंद का काम मिल जाता है, तो ये जो सब जेनजीज के स्लैंग्स हो चुके हैं, माय डॉग इज सिक और माय फ्रेंड्स बर्थडे और विथ माय गर्लफ्रेंड्स एनिवर्सरी और समथिंग, ये सब चीज़ें वो फिर नहीं देते हैं. So, as I mentioned that you have visited several countries, right? So, आपके दिमाग में कभी ये आया that okay, this is what I like about this country and I'm going to go back into mine and adapt the same into my city. तो ऐसा कुछ आपने किया है कि से मैं ये बोलूँगा, जब मैं मेरे पापा के साथ रशिया गया था ग्लोबल डिजिटल फोरम में, तो मेरे फादर की एक बहुत अच्छी आदत है कि जो भी उन्हें अच्छा लगता है, जैसे कुछ अगर बहुत छोटी चीज़ें, लकड़ी की बेंच है गार्डन में या एक फ्लावर पॉट रखा है जो बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें, तो उनकी हमेशा एक आदत है कि वो उसका फ़ोटो लेके आते हैं. मैं बहुत बार सोचता भी हूँ कि यार पापा ये अपन नहीं कर पाएंगे, अपने यहाँ नहीं मिलेगा, पर जो उनकी एक आदत है उससे काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन मिलता है. और यही सेम मैंने भी देखा जब मैं जापान गया, मैं सिंगापुर गया, मैंने वहाँ देखा कि काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे यहाँ होना ही चाहिए. जापान में आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो देखेंगे वो एक्चुअली हमसे बहुत आगे है. अगर मैं यूएस की बात करूँ, यूएस तो हमसे आगे है ही सही, पर ये जो कंट्रीज़ हैं, इवन हम एक बहुत अनडिस्कवर्ड कंट्री है जिसको हम एक गलत नज़रिए से भी देखते हैं. थाईलैंड काफ़ी एक बहुत अच्छा एरिया जहाँ हम एक एडवांसमेंट जो वो कर रहे हैं या उनके सिटीजन सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छा है. और इसके अलावा अगर हम देखें तो सिंगापुर, जैसे ही आप लैंड होते हैं, इमिग्रेशन के लिए वहाँ कोई ऑफिसर नहीं होता है, आपको सिर्फ पासपोर्ट दिखाना होता है और सीमलेस एंट्री आपको मिल जाती है. तो काफ़ी कुछ हमने देखा, जापान में देखा, सिंगापुर में देखा है, रशिया में देखा है. और इसमें मैं सबसे अच्छी बात बताना चाहूँगा कि दुबई काफ़ी आगे है. दुबई ही नहीं, पूरा यूएई, अबू धाबी भी काफ़ी इसमें आगे काम कर रहा है. और नेक्स्ट मंथ ही अबू धाबी में एक ग्लोबल एआई शो होने जा रहा है जिसमें मैं भी पार्ट लूँगा. नाइस. तो काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है उसमें सीखने मिलेगा. और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हम बाहर देखते हैं वो हम इंदौर में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर ही कुछ देखने मिलता है. अगर हम मुंबई जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं,
तो वहाँ से भी जो हमें सीखने मिलता है, जो हमें अच्छा लगता है, वो हम कोशिश करते हैं कि इंदौर में इम्प्लीमेंट हो। और कुछ ही सालों का हमारा जो एक प्लान है वो ये है कि आज जैसे हम दूसरी सिटीज़ या दूसरी कंट्रीज़ विज़िट कर रहे हैं ये सब देखने के लिए, सीखने के लिए, तो हमारा एक टारगेट है कि दूसरी कंट्रीज़ और सिटीज़ के लोग हमारे इंदौर में आए ये टेक एडवांसमेंट देखने। जैसे आज हमारा इंदौर सफाई में नंबर 1 है, तो ऐसे ही हम इसको टेक में भी नंबर 1 बनाना चाहते हैं। हम और भी चीज़ें जो हमारे इंदौर में चल रही हैं उसमें सब में हम इंदौर को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। Indeed, indeed. बिल्कुल रटेगा. So the students who are already abroad, they are learning things over there. I mean, they went there for their own studies. So what else do you think that what privileges they are getting or any such special treatment they are getting being Indians? अभी जैसे आपने देखा कि न्यूयॉर्क में एक इंडियन पहला साउथ एशियन पर्सन वहाँ पे मेयर बना। इंडियंस I saw that read. ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो आज मिल रहा है वो काफ़ी सभी के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और हम एज एन इंडियन जब भी जाते हैं कोई भी कंट्री में, तो अगर हम स्टूडेंट्स नहीं हैं तो भी वहाँ काफ़ी अच्छा हमें एक उनकी तरफ से जेस्चर मिलता है। बट जब आप स्टूडेंट होते हो, स्पेसिफिकली एक इंडियन स्टूडेंट होते हो, तो काफ़ी एक अच्छा आपको, आप मान के चलिए कि बहुत सारे पर्क्स हैं। वैसे एक मेरा फ्रेंड जर्मनी में उसकी मास्टर्स कंप्लीट कर रहा है, Okay. तो वहाँ पे उसको एक बस का पास मिला हुआ है उसके कॉलेज से, जो अलाउ करता है कोई भी बस या ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टू द विसिनिटी सिटीज़ एंड इवन टू सिलेक्टेड कंट्रीज़ जो आसपास हैं जर्मनी के। और इसके अलावा उन्हें वहाँ पे कहीं भी कोई सी भी सिटी ट्रैवल करें वो जर्मनी में या जर्मनी के आसपास में, तो दे गेट फ्री बाईसाइकिल्स टू रोम अराउंड द सिटी। Okay. इसके अलावा आज यूएस में भी हम देखते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स को, जैसे न्यू जर्सी में काफ़ी एक होमली फील आता है, सब इंडियंस ही है वहाँ पे ज़्यादातर। तो एक जो पहले होता था कि इंडियन जाते हैं उनके साथ एक डिफरेंशिएशन होता है, एक रेसिज्म होता है, ये सब चीज़ें अब एकदम रिवर्स हो गई हैं। हम एज एन इंडियन कहीं भी जाते हैं तो आजकल बहुत ही अच्छे से सब स्वागत करते हैं, और एक ऐसे प्रिविलेज हमें मिलते हैं जो कहीं ना कहीं ये दूसरी कंट्री के लोकल स्टूडेंट्स को भी नहीं मिलते, या कोई और कंट्री के लोग जब पढ़ने जाते हैं तो उनको नहीं मिलते थे। काफ़ी प्राउड मोमेंट है सभी इंडियंस के लिए, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। और ये टाइम ऐसा है कि जो अभी जैसे कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ है, यूएसए यूके के अलावा, जैसे मैंने जर्मनी का बोला, जापान का है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे काफ़ी अभी एक अच्छा सभी को एक्सपोजर भी मिल रहा है, और काफ़ी पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं। उनकी जो एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है, एक सिलेक्शन प्रोसेस होती है कॉलेज की, वो भी काफ़ी ईजी कर दी गई है। So you've worn multiple hats. You have been a consultant, an advisor, a mentor, right? To so many people. So how do you exactly handle all of the roles at once? ये तो कभी कभार मैं भी खुद से पूछता हूँ कि इतना सब कैसे मैनेज हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो रहती है इंटरलिंक्ड है, बट काफ़ी डिस्टिंक्ट भी है ऑन द सेम हैंड। कहीं आपको एक मेंटर का रोल निभाना है तो एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। एडवाइज़र के रोल में आपके पास कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाती है, आप कहीं कंसल्टेंट है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाती है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो ये सब चीज़ों का गोल होता है वो ये है कि इन सभी चीज़ों से, या जो भी हमारी दिन भर की एक्टिविटीज़ हैं, उससे हम कुछ एक पॉजिटिव चेंज ला पाएँ अपनी सिटी में, अपने कंट्री में, अपनी सोसाइटी में। और मेरे लिए ये काफ़ी प्राउड मोमेंट रहता है
जब मैं मेरे मेंटीज़ को देखता हूँ, वो कभी कुछ अच्छा करते हैं, या जो लोग मेरे दोस्त हैं या जो मेरे साथ जो काम करते हैं, उनको कभी मेरे गाइडेंस से कुछ अच्छा होते हुए कोई अच्छी कहीं जॉब पर लैंड करता है, किसी को प्रमोशन मिलता है, किसी को इंटर्नशिप मिलती है, किसी का प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है, कोई कंपटीशन जीतता है, तो वो एक जो फीलिंग होती है वही है जो ये सब चीज़ें करने के लिए मोटिवेट करती है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो अपने सिटी के लिए या अपने कंट्री के लिए काम करने के लिए मुझे मोटिवेट करती है कि हम हमारी सोसाइटी के लिए ऐसा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं जो भले ही हमारे आगे साल है, तो भले ही कोई याद रखे ना रखे, पर हम हमारी आगे आने वाली जनरेशन को कुछ ऐसी चीज़ हैंड ओवर करके जाएंगे जो हमारा जो डेवलपमेंट चल रहा है उसको वो और आगे बढ़ा पाए, और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को हम इजी कर पाए। उनको जो सर्विसेज मिल रही है, ये जो चीज़ें एक हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो कहीं ना कहीं हम सब मिलके इसमें काम करें। तो यही मोटिवेशन रहता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें एक साथ हैंडल हो जाती है। बाकी बात तो सही है कि कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, दोस्तों से मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और ये रहता है कि टाइम मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट सभी के सपोर्ट से और सभी के साथ से ये चीज़ें हैं कि हम कर पाते हैं, तो कर रहे हैं। Okay. So, what are the top 3 skills you think a student should have while or planning going to abroad? Before, stepping into the real world. So, these 3 skills or these skills basically are not just restricted to someone who is going abroad या जो कोई स्पेसिफिक एक जॉब के लिए जा रहे हैं। ये 3 या ये कुछ स्किल्स ऐसी ही रहती है जो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको हर पड़ाव पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे ये आपको काम आती है। सबसे पहला है कि कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो उससे आपको काफ़ी एक फ़ायदा मिलता है। एंड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स आई डो नॉट मीन कि वोकैबुलरी या प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो। आजकल लोग कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ अपनी वोकैबुलरी पे फोकस करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ इन्हीं तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस, वे ऑफ टेलिंग एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, कैसे आप अपना पॉइंट रख पा रहे हो, ये कॉर्पोरेट्स हो, स्टार्टअप्स हो, इवन गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी ये काफ़ी काम आता है। तो आई मस्ट से कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली ऑन नंबर 1। Okay. सेकंड अगर मैं बोलूँगा तो वो है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम ही टेक सैवी हो, बट टेक फ्रेंडली हो, क्योंकि आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं। और सारी ये जो डिजिटल सर्विसेज आप कहें कि आप कोई बस का टिकट बुक करने से लेके एक फ़्लाइट का टिकट बुक करना हो, या कहीं आपको कुछ अपने गिफ्ट डिलीवर करवाने हो, कहीं ना कहीं सभी छोटी बड़ी चीज़ें सब टेक इनेबल्ड हो गई हैं। तो एटलीस्ट टेक फ्रेंडली हो, और एक एम्पैथी, एक जो आपका रेजिलियंस है आगे बढ़ने के लिए, उसमें टेक आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो सेकंड डेफिनेटली वुड बी टेक फ्रेंडली। एंड थर्ड आई वुड से कि आपका जो एक हम लाइन सुनते हैं, योर नेटवर्थ इज़ योर नेटवर्क। Yes. तो आपका एक नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल। आप कोई फॉरेन कंट्री जाते हैं या इवन इंडिया में कहीं काम करते हैं, तो आप तभी इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं जब आपका एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो, एक अच्छा एक सराउंडिंग हो जो आपको मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए, जो आपको नई नई चीज़ें बताए। तो उसके लिए आपको विलिंगनेस टू लर्न भी होना चाहिए। तो विलिंगनेस टू लर्न आपको बहुत आगे बढ़ाने में, एक नेटवर्क बनाने में काफ़ी हेल्प करेगी। और इस वजह से ये तीनों जो मैंने आपको स्किल्स बताई हैं, कि ना ही सिर्फ अब्रॉड जाने के लिए, ना ही सिर्फ कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए, बट सभी जगह आप कोई भी जॉब करें,
आप कोई भी बिजनेस करें, आप कोई भी स्टार्टअप करें, ये तीनों चीज़ें आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगी. अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. So you have been a part of HRX, you have been a part of InternX. How do you see these events create an impact in the society or create an impact in students' life to shape their career? Okay, that's an interesting question. I mean, sitting on this chair, I did not expect it. कि हम मुझसे ही question पूछ लेंगे. But then yes, the events like InternX, the events like HRX were really great because you guys actually helped the students who were seeking internships or a full-time job, and you helped them get both, right? And exactly being called as a guest speaker into the HRX event was really mind-blowing because I got to meet new people, and as well as there were so many people whom I myself did not know, right? Because it's a huge city. So being getting network and getting to meet the new people is itself is a blessing. So yeah, it really is a great thing, and I believe you guys should keep continuing doing this because it is very important for the students to get exactly the importance of the internships in their lives, and you side by side do that as well. So yeah, I believe that great initiatives in their lives. So on top of that, I would just add a point. The second edition of InternX is coming soon. So we would definitely be able to help more students this session as well to land up their internships. And हम और भी आगे जो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनसे स्टूडेंट्स की लाइफ या एक कॉमन मैन की लाइफ स्पेशली इंदौर में और आसपास की सिटीज़ में इम्पैक्ट हो सके in a positive way, we'll be focusing on those areas. So that was such an insightful conversation. Thank you so much for actually taking out time and giving us such beautiful insights. So for all the students and the parents who are watching this, I want you guys to remember that studying abroad is not just getting a global degree, but then it is bringing the global mindset home. If you enjoyed this episode, don't forget to like, share and subscribe. Until next time, this is Vanshika Sharma from Admivo signing off.